हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग मेनी थिंग्स लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड मेनी अदर ओशियंस, मेनी अदर कॉन्टिनेंट्स, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वी हैव स्टडीड। और अब हम ओशियंस देख रहे थे हमारे प्रीवियस पार्ट में, तो इसमें हम उन्हीं ओशियंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने ओशंस जब देखे थे तो उसमें कई तरह की चीजें देखी थी कि भाई ओशंस कई तरह के होते हैं। हमने देखे थे कि भाई पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक, ये सब। तो उसमें हमने अटलांटिक और पैसिफिक देखा था कि पैसिफिक जो है सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट में आता है अटलांटिक, मगर अटलांटिक सबसे बिजिएस्ट ओशन है और एस शेप्ड ओशन है, ये भी हमने देखा था। क्योंकि हार्बर वगैरह, पोर्ट वगैरह वहां पे आपको मिलेंगे क्योंकि वो हाईली इंटेंडेंट होता है कोस्ट लाइन उसकी। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और यहाँ ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशन के कोस्ट की बात। ये कोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, लाइन है, यहाँ पे देखिए इंटेंडेड इस तरह से, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी तिरछी वगैरह। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे हार्बर वगैरह, पोर्ट वगैरह ज्यादा बेटर हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कॉमर्स वगैरह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम इसे बिजनेस जो है ओशन कहते हैं। अब इंडियन ओशन देखते हैं, उसके बाद हम आर्कटिक देखेंगे, उसके बाद हम साउथर्न या अटलांटिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा आर्कटिक। तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो इंडिया के बेस बना के लिया गया है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर, क्योंकि जो शेप है ओशन का वो भी ट्रेंगुलर ही है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। आप देखते हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के साउथ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए, इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। तो इंडियन ओशन के ऊपर अगर हम देखें तो एशिया है, और अगर हम अरबियन सी की इधर जाएं तो कहाँ होगा, अफ्रीका होगा, या वो वेस्ट में, इस वजह से हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ईस्ट में। अब आ जाते हैं हम साउथर्न ओशन में। ये तो हो गई इंडियन ओशन की बात, जो कंट्री के बेसिस पे, इंडिया के नाम के बेसिस पे उसको दिया गया। और जो साउथर्न ओशन है, इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो साउथर्न ओशन है वो इंसर्कल करता है द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका को, एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से जो है वो एक्सटेंड करता है। और आर्कटिक ओशन की बात कर लेते हैं, साउथर्न ओशन हो गया। अब हम देखेंगे क्या, आर्कटिक ओशन को। तो आर्कटिक ओशन कहाँ तक है भाई, चलिए देखते हैं। ये एक तो आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, विद इन आर्कटिक सर्कल में ये सराउंड्स द नॉर्थ पोल। ये जो है नॉर्थ पोल के बिल्कुल सराउंडिंग में है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच। एक नैरो, एक सकड़ी सी गली है या एक स्ट्रेच है, वहां से जो है ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, आर्कटिक। ऑफ शेलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। जो बेरिंग स्ट्रेट है उससे जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है ये पैसिफिक ओशन से, जो जो यूएसए और रशिया के बीच में है, अलास्का और रशिया के बीच में। पहले अलास्का रशिया का ही था, फिर उसने बेच दिया यूएसए को, और अब यूएसए और रशिया के बीच में स्टेट है बेरिंग स्टेट बनना। पहले बेरिंग स्टेट रशिया का था, मगर अलास्का बेच दिया रशिया ने। तो अब क्या होगा, अब रशिया ने जब अलास्का बेच ही दिया तो यूएसए और रशिया के बीच में बेरिंग स्टेट आ जाए। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया में इस तरह से चीजें होती है, तो यू शुड नो अबाउट इट। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आती है। इस तरह से जो है हमने ये सारी चीजें देख ली ओशंस की। अब हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक, वो है एटमोसफियर। अब एटमोसफियर में क्या क्या आता है भाई, तो देखा जाए ना, तो एटमोसफियर में कई तरह की चीजें होती है। एटमोसफियर में आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है, और कई तरह के अदर अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं, अदर अदर गैसेज होती है। सो द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो एयर का ब्लैंकेट है दैट सराउंड्स द अर्थ, कॉल्ड एटमोसफियर। उसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर कहते हैं। यू शुड नो अबाउट इट। इट्स एग्जैक्ट थिकनेस इज नॉट नोन टू अस। इसकी जो एग्जैक्ट थिकनेस है, जो मोटाई है, वो हमें पता नहीं। सिंस देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमोसफियर एंड आउटर स्पेस, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के पुल के द्वारा ये सारी चीजें होती है। अब क्या आएगा,
कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर। अब आपको क्या बताना है कि भाई एटमोस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो किस तरह की होगी। ठीक, ये आपको बताना है। तो देखते हैं एटमोस्फेयर या एयर में जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसमें क्या क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से है। चलिए देखते हैं कि एयर में क्या क्या होता है। सो द मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन द एटमोस्फियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक जगह तो नाइट्रोजन और दूसरी जगह ऑक्सीजन गैसेस है जो आपको एटमोस्फियर में मिलेगी। नाइट्रोजन मेकअप अराउंड 78% ऑफ द टोटल एटमोस्फियर। और नाइट्रोजन जो है टोटल 78% जो एटमोस्फियर है वो रखता है। वाइल ऑक्सीजन मेक्स अप 21%। और ऑक्सीजन जो है कितना 21% रखता है। द रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन, हाइड्रोजन, इन सब से मिलकर जो है बना होता है। मीथेन एक्सेट्रा। बिसाइड्स दीज गैसेस, इन सब गैसेस के अलावा वाटर वेपर जो है, डस्ट पार्टिकल्स जो है, स्मोक एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन द एटमोस्फियर। ये सब भी जो है एटमोस्फियर में आपको देखेंगे। ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सब एटमोस्फियर में होते हैं। जो पॉल्यूशन भी फैलाते हैं बहुत से, तो बहुत से गैसेस के रूप में मिलते रहते हैं हमें। मोस्ट ऑफ द एयर इज फाउंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ज्यादातर जो एयर है वो हमें अर्थ के आसपास ही मिलेगी। ज्यादा ऊपर जाएंगे तो नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे एयर नहीं होती फिर। As we go up, the volume of air decreases because its density is maximum at the sea level. इसी जो डेंसिटी है ना एयर की वो क्या है, मैक्सिमम है। कहाँ पे, सी लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा एयर होती है, डेंसिटी हाईएस्ट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाओ एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीजें देखी। और जब एयर कम होगी ना तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एयर वगैरह कुछ नहीं है, वहां पे स्पेस क्राफ्ट जो घूमते रहते हैं क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होता उनको। वही चीजें हमें यहाँ पे जो है देखनी। अब चलिए आगे चलते हैं। लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। देखिए कितनी सारी लेयर्स है, ये हमने देखी थी। यहाँ पे देखिए सी लेवल है, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओसफेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इस तरह से जो है स्पेसक्राफ्ट वगैरह चलते हैं। फिर यहाँ पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह चलते हैं, पैराशूट जंप वगैरह यहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं। कई तरह की चीजें हैं, सुपरसोनिक प्लेन। लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर यहाँ पे आपको दी हुई है। एटमोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज। एटमोस्फेयर जो है कई तरह से इंपॉर्टेंट है। तो जो एटमोस्फेयर है वो कई तरीकों से इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज है किसकी, सन की, उससे भी जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे होती है, वही हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे कि भाई और क्या क्या यहाँ पे हमें हो सकता है। तो ये जो है हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो यूवी रेज है, उनसे बचाता है। कौन, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ऑक्सीजन की बात करें हम, इसकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। आप जानते हैं आप क्या लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं। बाय बाय यू इनहेल ऑक्सीजन बिकॉज यू नीड इट। उसी तरह से जो प्लांट्स है दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड विच यू एक्सेल। सो ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ये हेल्प करता है। कौन, नाइट्रोजन। आप जानते हैं जितने प्लांट्स वगैरह नाइट्रोजन चाहिए। जो जो भी हमारे गोबर गैस प्लांट्स है वगैरह, गोबर गैस वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। और उनको हम एज अ खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उनमें भी जो हम एडिटिव केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट thereby keeping the earth warm and plants absorb carbon dioxide to make food. कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है प्लांट्स के लिए, अर्थ को वार्म रखने के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो है ये जरूरी है ताकि फूड वगैरह बनाया जा सके। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है उसी को प्लांट लेंगे और प्लांट उसी से फूड वगैरह बनाएंगे। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अब वाटर वेपर जो एनवायरमेंट में है और डस्ट पार्टिकल्स जो है आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड ऑकरेंस ऑफ रेन। उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स।
रेन वगैरह जो है उनसे बेटर वे में हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हम एटमोसफेयर में बात कर रहे थे, एटमोसफेयर की हमने कंपोजिशन देख ली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन किस तरह से होता है, लेयर्स वगैरह भी देखी। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई एटमोसफेयर का आखिर कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाउ एटमोसफेयर लुक्स लाइक। लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटमोसफेयर। तो अगर देखें तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, द एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कितनी? 5 लेयर्स में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम जो है उन्हें डिफाइन करते हैं। These 5 layers are called troposphere। और जो 5 लेयर्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। जैसे जैसे हम एयर में ऊपर बढ़ते रहते हैं भी बढ़ती रहती है। पहले आती है ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आती है मीजोस्फीयर, फिर आती है थर्मोस्फीयर, फिर आती है एक्सोस्फीयर। इस तरह से जो है जैसे जैसे आप एयर में ऊपर बढ़ते जाएंगे, एयर जो है बढ़ती जाएगी, उसका डेंसिटी जो है कम होती जाएगी, क्योंकि सी लेवल पर तो येस्ट होती है। अब आ जाइए ट्रोपोपोस, ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली लेयर जहां हमारी अर्थ के ऊपर ही जो स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं। इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर वेयर ऑल द वेदर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। जितनी भी बारिश वगैरह, जहां पे भी बादल वगैरह बनते हैं, वो सब क्या है, वो सब आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में ये सब होता है। कहां पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। हम क्या कहते हैं, उसे हम लोएस्ट लेयर कहते हैं, वेयर ऑल द वेदर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। वहां पर क्या होती है, सारी की सारी वेदर एक्टिविटीज होती है। इट स्ट्रेचेस, और ये जो स्ट्रेच करती है टू अबाउट 18 किलोमीटर अबाउट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर अबाउट द पोल्स, जो है ये एटमोस्फेयर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो पोल्स के यहाँ तो पास होता है, इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर से जो है 18 किलोमीटर दूर है और पोल्स के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल एयर इज कंटेंट इज दिस लेयर। तो जो हमारी एयर है वो 90% जो हिस्सा है वो कहाँ पे होता है, वो होता है इसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। वाटर वेपर को देख लीजिए आप, इसको, वाटर वेपर को, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब के सब जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज इन ट्रोपोस्फेयर। इस तरह से जो है ये आपको चीजें बताऊंगी। तो ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैंने ट्रोपोस्फेयर की, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है इन एयर। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है। इसमें ओजोन लेयर होती है भाई, जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेज ऑफ सन। सन की जो हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, उनसे हमें ये बचाएगी। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे क्या है, सन की रेज जो है ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बट ओजोन लेयर क्या करती है, उनको फिल्टर कर देती है। इस वजह से वो पहुंचती हम पे कम है। ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम जल के राख हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस में जो है एंटर होने से भी प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर में चीजें होती है। उसके बाद आता है मिजोस्फेयर। ये भी ध्यान रखिए, एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपके जितने भी स्पेस के एरोप्लेन चलते हैं ना, सारे स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। ठीक है, वहां पे ऐसी लेयर है जहाँ पे कोई भी एयर की डेंसिटी नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो वहां पे आराम से सारे के सारे एरोप्लेन जा सकते हैं। अब मीजोस्फेयर इज द लेयर इन विच मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न। मीजोस्फेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, जहां पे अगर कोई भी मीटियोर पत्थर वगैरह है, वाए है, गिर रहे हैं, तो जल के राख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जल के राख हो जाएंगे। मीजोस्फेयर में जो है आपको एक तरह से वो टूटता तारा नहीं है, वो मीटियोर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जल के राख हो जाते हैं। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाए, हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, द टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाएगा लेयर में। क्या होगा? टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बढ़ता रहे, कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने का कारण यही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, थर्मोस्फेयर। ये तो हो गया मीजोस्फेयर। तो हमने ट्रोपोस्फेयर देखा, स्ट्रेटोस्फेयर देखा, मीजोस्फेयर देखा, जिसमें मीटर पत्थर वगैरह जो गिरते हैं कहीं से, वो जो है जल के राख हो जाते हैं।
कई सारे मीटेर धरती पर अगर गिर जाए तो लेक्स बन जाती है। जैसे एक हरियाणा, एक महाराष्ट्र में बनी है कोई लेक। तो thermosphere is an extremely hot layer due to the presence of hot and dense gases. तो थर्मोस्फेयर क्या है? एक एक्सट्रीमली हॉट लेयर है। क्या है? एक एक्सट्रीमली हॉट लेयर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड डेंस गैसेस। आप ये देख सकते हैं। एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ की। कौन सी? एक्सोस्फेयर। बियॉन्ड दिस लेयर द एटमोस्फेयर मर्जेस इनटू स्पेस। इस लेयर के बियॉन्ड अगर हम देखें तो जो एटमोस्फेयर है वो क्या करेगा? मर्ज कर जाएगा किसमें? स्पेस में। अब आ जाइए आगे। तो एक्सोस्फेयर सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर है, यू कैन से। अब आ जाइए बायोस्फीयर में। तो एटमोस्फेयर हो चुका है हमारा कंप्लीट, हमने एटमोस्फेयर को देख लिया है। अब हम देखेंगे किसको? बायोस्फीयर को। तो बायोस्फीयर जो है वो लाइफ के बारे में बात करती है। डोमेन ऑफ अर्थ देख रहे हैं हम, तो इसमें बायोस्फीयर जो है किसकी बात करेगा? लाइफ की बात करेगा। सो द डोमेन ऑफ लाइफ वी कॉल इट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का नाम देखिए आप, बायो प्लस स्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एयर। तो लैंड पे आप खड़े, वाटर आप ले रहे, एयर में है, तो क्या है? लैंड वाटर एयर, जो भी आपके आसपास है वो सब क्या है? बायोस्फीयर का पार्ट है। वाटर में हाइड्रोस्फीयर भी आ गया, एयर में एटमोस्फीयर आ गया, लैंड में लिथोस्फीयर आ गया। तो देखिए जितने भी स्फीयर है ना, सारे के सारे बायोस्फीयर में आ गए एक तरह से, क्योंकि ये सब कुछ उनके बीच में एक नैरो कॉन्टैक्ट को बताता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लांट, यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। वो क्या करती है? यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इसके साथ साथ ह्यूज मैमल्स में भी ये होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग जो ह्यूमंस हैं, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। इस तरह से जो है वो लिंक्ड है। अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक फैक्ट फाइल भी दिया हुआ है। वी शुड, तो यू शुड हैव टू रीड इट। चलिए देखते हैं। द वर्ड बायोस्फीयर जो है, बायो प्लस स्फीयर, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस। इसका मतलब लाइफ होता है, वही मैंने आपको भी बताया। यहाँ पे आपको माइक्रोब्स, बैक्टीरिया सब मिलते हैं, मैमल्स वगैरह, ह्यूमंस भी सर्वाइवल के लिए। और लैटिन वर्ड स्फीयर है जिसका मतलब होता है बॉल और ग्लोब। पूरा का पूरा ग्लोब जो है लाइफ से, अर्थ लाइफ देता है। तो ये बायोस्फीयर में सारी की सारी चीजें आ जाती है, इंक्लूडेड हो जाती है किसमें? बायोस्फीयर में। वी कैन से दैट। अब चलिए आगे चलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं ह्यूमंस के अलावा और ह्यूमंस के साथ, में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम्स एंड एनिमल किंगडम्स। उन्हें हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं? एक तरफ तो क्या हो गए? प्लांट किंगडम्स हो गए, और एक तरफ एनिमल किंगडम्स हो गए। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। और जो तीन डोमेन्स है ना अर्थ के, वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे में। एंड अफेक्ट, क्या अफेक्ट करते हैं? एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे और द अदर। क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को सेम वे में। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको काट कुटा के अगर आप देखिए वुड वगैरह लेंगे आप अपनी नीड के लिए, क्लियरिंग कर देंगे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए, मैं लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोइल फ्रॉम। ये सारी चीजें जो आप डेवलपमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उससे जो लाइफ है उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि सॉइल जो है वो खराब हो रही है, सॉइल रिमूव कर रहे हैं आप। सिमिलरली अर्थ सर्फेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ही अर्थ को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, कई बार नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो कई सारी लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। कई बार लैंड जो है अंदर धंस जाएगा, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। और सुनामी में भी ऐसे होता है, जब भी सुनामी आती है ना तब भी सेस्मिक वेव्स आती है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। तो अर्थक्वेक भी सुनामी की वजह से भी हो जाता है।
आप देखेंगे अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकती है, सुनामी की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि हर जगह सेस्मिक वेव भी आती है। अब पार्ट्स ऑफ अंडमान, आप जानते हैं अंडमान निकोबार क्या है? हमारा एक आइलैंड है जो कहाँ पे है बताइए? अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे बे ऑफ बंगाल में है। बंगाल में नहीं, बे ऑफ बंगाल, दैट मीन्स अ ओशियन। पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज अंडर वाटर, क्या हो गए वो? अंडर वाटर जो है सबमर्ज कर जाते हैं। डिस्करेजिंग और डिस्चार्ज ऑफ वाटर, सॉरी डिस्करेजिंग नहीं, डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स। कई बार जो है जो वेस्ट होता है ना, आप क्या करते हैं? नदियों में, तालाबों में या लेक्स, झीलों में जो है आप फेंक देते हैं, उससे जो है वो सबका पॉल्यूशन हो जाता है। मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब जब ह्यूमन के यूज के लिए वाटर नहीं रहेगा तो फिर ह्यूमन को प्रॉब्लम्स होगी, कई सारी वाटर शॉर्टेज हो जाएगी और हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। आप देखेंगे वाटर शॉर्टेज बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमें जो है कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है हमारे लिए जरूरी है। अब चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, ये तो हमने देख लिया। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसे भी ये डैमेज कर देता है भाई। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी डैमेज करता है ये। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक तरफ है फॉसिल्स और एक तरफ है फॉसिल फ्यूल्स। सो इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट देयर, वो क्या करते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं किसको? एयर को। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ऑफ एयर। वहां पे एयर वगैरह जो है बहुत ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट है मतलब। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर CO2 का जो है लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाए, CO2 का इंक्रीज बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड गर्म हो रहा है। जो हमारा आइस शीट्स है वो क्या हो रही है? पिघल रही है, दे आर मेल्टिंग एट अ हायर रेट। सो आवर ओशन लेवल इज राइजिंग, और जैसे ओशन लेवल राइज होगा कई सारे जो आइलैंड्स है वो सबमर्ज कर जाएंगे इन वाटर। So there is thus a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere, hydrosphere. तो हम क्यों कहते रहते हैं कि भाई अर्थ को बचाना है, अर्थ को बचाना है? क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई और सारी की सारी आइस शीट जो आर्कटिक और अंटार्कटिका में पिघल गई, मेल्ट हो गई, तो क्या होगा? ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, और ओशन का इतना लेवल बढ़ जाएगा जितना भी पूरा वर्ल्ड है ना, जितना भी लैंड है, सारा का सारा उस ओशन में समा जाएगा। तो इस वजह से हमें नेचर को बचाना होगा, अदरवाइज वी विल बी डिस्ट्रॉयड। आज नहीं तो कल हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम नेचर को बचाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर है वो क्या कर लिया है? वो कर लिया है कंप्लीट। एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारी की सारी लेयर्स जो है एक इसी में ही आती है। तो हमने हमारा चैप्टर तो कर लिया है कंप्लीट, किस तरह से डोमेन ऑफ द अर्थ आते हैं, हमने लिथोस्फेयर सब देखे, हमने जो है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स देख ली, हमने जितनी भी मेन चीजें देखनी देखी, ओशंस देखे, उसके बाद एटमोस्फेयर देखे, कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, क्या क्या फीचर्स है वो सब देख लिया हमने। उसके बाद बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वो भी देखा। और अब हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, देखेंगे हम ये सारी की सारी क्वेश्चन आंसर। क्या देखेंगे? नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमने डिटेल में पूरी स्टडी कर ली है, सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह के लैटिट्यूड लैंगिट्यूड सब देख लिए, तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ हो गए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।